जो मारंग का केस है वो भी मुझे ये लगता है कि यहाँ पर्टिकुलरली पंजाब में लोग फर्क नहीं कर पा रहे कि बीएलए कौन है और मारंग कौन है। मारंग पे कंडेम करने से पहले या उस पे गालियां बकने से पहले आप पहले उसकी लाइफ देखें। मैं बिल्कुल मारंग के लिए भी बोलता हूं कि उसका जो कानूनी हक है उसको मिलना चाहिए, उसको अदालत में लेके आए, कोई इल्जाम है तो साबित करें, नहीं है तो प्रोपेगेंडा मत करें। पंजाबी खुद कहाँ है? आप कहते हैं मारंग मजम्मत कर दे, फलाना कर दे, धमकाना कर दे, तुम्हारे सूबों में लाशें आ रही हैं, तुम्हारे पास कोई एक मारंग नहीं है। आप जरा अपनी पंजाबियत दिखाएं, यहाँ पे भी कोई वॉइस पैदा करें, कोई एक ऐसा कैरेक्टर तो लेकर आए जो आपके लिए सोचता हो। जो लापता अफराद के लोग हैं वो उसको अपनी नुमाइंदा समझते हैं, वो उसके साथ बैठते हैं, कोई तो वजह होगी ना। वैसे एनजीओज बहुत सारे काम करती हैं, ठीक है, हर इशू के ऊपर उनको बात करने का शौक है, यहाँ पे आके वो भी पतली गली से निकल जाती हैं। बहुत सारे बलूचिस्तान के जो हालात हैं उनको किस नज़र से देखते हैं आप? और मारंग बलूच, उसकी गिरफ्तारी पे बहुत ज़्यादा बातें होती सोशल मीडिया पे, उस पे आप क्या कमेंट करेंगे? मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान इस वक्त जितना हमने पहले भी सुना था अपने बड़ों से भी, 2006 तक तो बहुत आइडियल टाइम भी हमने गुजारा है, और पिछले 15 साल में जिस नहज पे आ चुका है शायद इस तरह के हालात कभी भी नहीं थे। अच्छा। बलूचिस्तान का जो हुस्न था वो उसका सोशल फैब्रिक था कि वहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं और बड़े सुकून से रहती हैं और प्यार से रह रही हैं। छोटे मोटे मसले हर जगह होते हैं, बट जनरली सेफेस्ट प्रोविंस जो था ना वो बलूचिस्तान था। तो हमें कभी कोई आता भी था तो हम उसे कहते थे कि यार 10-10 घंटे के ट्रैवल करोगे, रास्ते में मिलना ही कोई नहीं, डकैत वकैत तो छोड़ो, पानी नहीं मिलना तुम्हें, इस किस्म का ये सूबा है। तो प्योर एडवेंचर, एक वाइल्ड लाइफ है। तो वो उसका सोशल फैब्रिक टूट चुका है अनफॉर्चुनेटली। कम्युनिटीज जो वहां पे अब रह रही हैं वो भी आपस में एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। हर किसी को दूसरी कम्युनिटी से शिकायत है। जितने बड़ी बड़ी प्रॉक्सीज चल रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, जितनी बड़ी गेम चल रही है, उसको हम समझते हैं कि वो तो एक पंजाबी, तो बलोच, तो ये तो एक एथनिक इशू है। तो ये एथनिक इशू नहीं है, ये एक इंटरनेशनल बड़ी गेम का अनफॉर्चुनेटली बैटल ग्राउंड बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो मारंग का केस है वो भी मुझे ये लगता है कि यहाँ पर्टिकुलरली पंजाब में लोग फर्क नहीं कर पा रहे कि बीएलए कौन है और मारंग कौन है। ये दो अलग लोग हैं। सही है। जो बीएलए कार्रवाई कर रही है वो अलग कार्रवाई कर रही है, आपने उसको कंडेम करना है। मारंग पे कंडेम करने से पहले या उस पे गालियां बकने से पहले आप पहले उसकी लाइफ देखें। और जो सबसे बुरी चीज जो मैं आप ही के चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम कहना चाह रहा हूं, पिछले साल 24 या 26 पंजाबी थे जिनको बस से उतार के शनाख्त कर दे के कत्ल किया गया। बिल्कुल। उस कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट में 26 लोगों के लिए 26 लोग नहीं थे। मैं वहां पे मौजूद था। अच्छा। बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि तुम फलां के लिए नहीं बोले, फलां के लिए नहीं बोले। मैं बिल्कुल मारंग के लिए भी बोलता हूं कि उसका जो कानूनी हक है उसको मिलना चाहिए, उसको अदालत में लेके आए, कोई इल्जाम है तो साबित करें, नहीं है तो प्रोपेगेंडा मत करें। लेकिन जब पंजाबी कत्ल हुए तो मैं उस वक्त भी प्रोटेस्ट पे मौजूद था, मैंने वहां खड़े होकर तकरीर भी की थी। सही है। पंजाबी खुद कहाँ है? आप कहते हैं मारंग मजम्मत कर दे, फलाना कर दे, धमकाना कर दे, तुम्हारे सूबों में लाशें आ रही हैं, तुम्हारे पास कोई एक मारंग नहीं है। ये 12 करोड़ का सूबा है, यहाँ कोई नहीं है ऐसा जो निकले और कहे कि मैं आज इन पंजाबी जो शहीद हो रहे हैं, आपको उनके घरों के पता भी नहीं पता, उनकी फैमिलियों के बारे में भी नहीं पता, जो लॉस हो गया है कुछ आपको आइडिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको पॉलिटिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आज 8 पंजाबी मर गए, चलो भाई टिकटॉक पे जाके बलोचों को गालियां दे दो, मारंग को गालियां दे दो, बीएलए को गालियां दे दो, और किसी तरीके से आर्गुमेंट साबित करो कि हाँ बलूचिस्तान में ऑपरेशन होनी चाहिए, हाँ बलूचिस्तान में कत्ल वगैरह होनी चाहिए। पहले तो आप जरा अपनी पंजाबियत दिखाएं, यहाँ पे भी कोई वॉइस पैदा करें, कोई एक ऐसा कैरेक्टर तो लेकर आए जो आपके लिए सोचता हो। सही। तब आपको समझ आएगा कि मारंग का क्या इशू है। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो अगर अपने लोगों के लिए निकलती है, वो उनका रिकॉर्ड रखती है, वो एक एक घर जाती है, वहां पर जो लापता अफराद के लोग हैं वो उसको अपनी नुमाइंदा समझते हैं, वो उसके साथ बैठते हैं, कोई तो वजह होगी ना। सही। यहाँ पे अगर मेरे लिए कोई है ही नहीं, वाली वारिस ही नहीं है, ना हुकूमत को मेरा ख्याल है, ना किसी इदारे को मेरा ख्याल है,
वैसे एनजीओज बहुत सारे काम करती हैं, ठीक है, हर इशू के ऊपर उनको बात करने का शौक है, यहाँ पे आके वो भी पतली गली से निकल जाती हैं। बहुत सारे हमारे लिबरल प्रोग्रेसिव हैं जो टीटीपी के लिए, टीएलपी के लिए बहुत वोकल होते हैं, इस इशू पे आते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा नहीं ये बात की तो शायद हम स्टेट के वो हो जाएंगे, तो वो भी पतली गली से निकल जाते हैं। तो सब ने एक इज्तिमाई खामोशी इख्तियार की हुई है। सही। तो यहाँ से पहले जिम्मेदारी मेरे ख्याल से होनी चाहिए कि पहले आप तो अपना केस लड़ना शुरू करें ना, पहले यहां से बात तो करें कि भाई पंजाबी के लिए बलूचिस्तान अनसेफ क्यों हो गया, जबकि पिछले 70-80 साल से तो वहां पे वो सुकून कर रहा था। सही। 2 सीजन हुआ करते थे कोयटा में, एक समर और एक विंटर। विंटर में वहां का जितना सेटलर है वो आता था पंजाब 3 महीने की वेकेशन करने के लिए, स्कूल बंद हो जाते थे तो सब आते थे, हम भी उन्हीं में से थे जो आते थे, और समर्स में यहाँ से लोग वहां जाते थे। सही। वहां के दुकानदारों को एग्जैक्टली पता था कि ये दिन आने वाले हैं। अब पंजाब में छुट्टियां हो गई हैं, अब 2 महीने हमारा कारोबार कोयटा का खूब चमकेगा। सही है। कराची से लोग आएंगे, सिंध से लोग आएंगे, पंजाब से लोग आएंगे, बेतहाशा शॉपिंग करेंगे, होटलिंग करेंगे, खाने खाएंगे। Nobody wants chaos, nobody wants insurgency, कारोबार डैमेज होता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, शहर का माहौल खराब होता है। तो इसी तरह विंटर में भी उनका काम चलता था, वो तो बहुत राजी थे। अगर वैसे मैं कहूँ तो जनरली तो हम तो वहां पे रह रहे थे, हमें तो कोई मसला नहीं था। तो अब अगर मसला हो गया है तो उसकी ना जरा जड़ तक पहुंचे, इंस्टेड के इसका नैरेटिव पकड़ लिया, उसका नैरेटिव पकड़ लिया, उसको टिकटॉक पे जाके गाली निकाल दी। गाली वाली निकालने से कुछ नहीं होगा। लास्ट में मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पर हैं, यूट्यूबर्स जिन्हें कहा जाता है, और टिकटॉकर्स भी, और यहाँ तक कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट भी, आपने सहाफ़त भी की है, बड़ा अच्छा आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं। ये जो एक माहौल बना हुआ है, यहाँ कोई बात होती है उसकी तह तक भी नहीं पहुँचते, उसको जानते भी नहीं है, फ़ौरन बैठ जाते हैं उसके हक में या खिलाफ बात करने। ये जो रुझान है ये कितना डैमेज कर रहा है हमारी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं उनको? ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, देखें कि एक ज़माना था कि सबने कहा यार इंजीनियरिंग में बड़ा स्कोप है, फिर किसी ने कहा एमबीए आ गया, एमबीए में बड़ा स्कोप है, फिर आईटी आ गई, सबने कहा यार आईटी में बड़ा स्कोप है। हाँ। तो हमारी ना मेन प्रायोरिटी ही लालच है, पैसा, कि पैसा आ जाए। अब मैं 8 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, वो हुआ था। अच्छा, आपका मोनेटाइज नहीं है? मेरा मोनेटाइज नहीं। अच्छा। वो एक दफा मोनेटाइज हुआ था, मैंने करवाया था, उसके बाद यूट्यूब ने बंद कर दिया कि आप रेगुलर कंटेंट नहीं लगाते। और मुझसे लोग आके यार वो अरशद इतना कमा रहा है, यार वो डकी इतना कमा रहा है, यार वो उतना कमा रहा है। मैं कहता हूँ हाँ यार वो कमा रहे हैं, सही है। उसके पीछे उनकी एक सर्टेन मेहनत है, टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, अपनी लाइफ उन्होंने पूरी की पूरी डेडिकेट की हुई इस काम को। आई कांट डू दैट, तो मैं सेक्रीफाई करता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। जो पुराने लोग सहाफत में होते थे उनको ना कुछ टाइम लगता था, मतलब आप न्यूज रूम का हिस्सा बने हैं तो आज पहले दिन आप कैमरे पे नहीं आ गए, या पहले दिन ही आपको कॉलम लिखने का मौका नहीं मिल गया। पहले आपकी ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद आपको बात करना आता था ना, तो आपकी एक सर्टेन तरबियत हो चुकी होती। हाँ, बिल्कुल। अब वो गैप है। अब ये मैं एनसीए में पढ़ाता हूँ, मैं कॉलेज से निकला हूँ, और आगे एक बंदा ना बिल, और फिर लोगों को ये सेंस भी नहीं है कि यार आपने किसी से इंटरव्यू लेते हुए या किसी से बात करते हुए कुछ पूछना है। मैं एनसीए में पढ़ा के क्लास लेके बाहर आ रहा हूँ और एक बंदा कैमरा लेके ना सीधा माइक के साथ मेरे सामने आ गया, आपने जी अभी ऐद वफा पे तनकीद की थी, आपने फौज को निशाना बनाया था, तो अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी वीडियो पड़ी हुई। अब वो चाह रहा है कि मैं अभी कुछ बोलूं ताकि उसका चैनल चले। तो एटलीस्ट आप में एटिकेट्स, आपको इतने भी एटिकेट्स नहीं कि आपने कोई शख्स राह चलते हुए जा रहा है तो आपने पहले उसको रोकना है, उससे पूछना है, हाँ। फिर आपने बात करनी है। सबको है कि जी वायरल हो जाए, वायरल भी सबने सिर्फ इसलिए होना है कि पैसे आ जाए, ठीक है। तो ये लालच जो है ना, इसने मार्केट में गंद भर दी है। मतलब लोगों को वही वाली बात है कि समझ नहीं आ रहा कि ये चीज कल को उनको कितना डैमेज कर सकती है। झूठ और सच में अब फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया। झूठ और वो आप देखें कि एआई से वीडियो बना के लगा देते हैं और वो लोग बिलीव कर रहे हैं कि जी वो एक्चुअल वीडियो है। बिल्कुल। सो ये इशू है। मैं वैसे लिख रहा हूँ फैमिली यूट्यूब का जो कल्चर है, मैं उसे बुरा नहीं समझता। अगर कोई एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ क्रिएट करता है, तो हम टीवी पे भी ऐसे ड्रामे देखते रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वो एक सेंसिबल कंटेंट होना चाहिए। और वो जो सेंसिबिलिटी है ना, वो अच्छा अब देखें, मैं अगर लेट्स से थ्रू प्रॉपर चैनल इंडस्ट्री में आया हूँ ना, लेट्स से,
तो मेरे साथ 4 और लोग होंगे, वो मुझे समझाएंगे। जब मैं मशहूर होऊंगा तब भी समझाएंगे, जब मेरा फॉल आएगा तो वो तब भी मुझे कुछ समझाएंगे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब आप इंडिविजुअल हैं, आप मशहूर हुए, आपको समझ ही नहीं आ रही, आप पागल हो गए, आप ऐसे बाहर हो गए। ये कई यूट्यूबर्स हैं, किसी ने अपने ऊपर कोई एलिगेशन लगवा ली, किसी ने अपने ऊपर FIR कटवा ली। फिर वो जो जिन्होंने साल हा साल लगा के मेहनत करके अपना नाम बनाया, वो उनको भी कहते हैं आप कौन है। अगेन ये वही वाली बात है ना कि बस अब चूंकि हर एक को लगता है कि वो तो कर सकता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि वो अक्सर मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट होता है कि इसको मेरे सामने बिठाओ। यार सामने बैठने की क्या जरूरत है, तेरे पास जो दलील है तू लिख दे नीचे कमेंट में, पता चल जाएगा कि तू कितना पानी में है। सामने बैठ के तूने मुझे कौन सा हराना है, कुश्ती करनी है कोई हमने। सो ये जो वायरलिटी का सीन है, और चूंकि सोशल मीडिया में ये होता है कि आप बस कोई भी काम करें ना, जैसे अगर गंदा करना है तो फिर जरा खुल के गंदा करें, और गाली देनी है तो बहुत गाली दें, गुस्सा देना है तो बहुत गुस्सा करें। वो एक हाई अराउजल इमोशन का मीडियम है, तो लोग उस पर चल पड़े। और इसमें भी ना हम चूंकि टिकटॉकर्स को और जो नीचे अवाम है उसको तो ब्लेम कर रहे हैं, बट हम ये नहीं देख रहे कि इस वक्त जो हमारा मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट है और जो हमारे मेन स्ट्रीम के कोट एंड कोट ड्रामा के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि चीजें वायरल हो। तो वो ये चाहते हैं कि वायरल हो, तो फिर वो अपने ड्रामों के अंदर, अपने खबरों के अंदर वो सेंसेशनलिज्म लेके आते हैं, ठीक है, कि ये नीचे अवाम फिर फैलाएगी। बिल्कुल सही। तो वो कहीं ओवरऑल ही गलती हो रही है, जिसको अगर आपने टाइमली नहीं समझा। लोग टिकटॉक से बिजनेसेस चला रहे हैं बाहर दुनिया में। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। वो हमारे यहाँ एक ही तरह का कारोबार चल रहा है, एक ही तरह का, बिल्कुल सही बात है। ये वही वाली बात है कि एजुकेट करें। परिजात, जैसे ड्रामे में आपने काम किया और बाद में भी किया, लेकिन कम दिखाई देते, क्या वजह है? अब कोई खास काम उस तरीके से कोई बहुत एक्साइटिंग तो ऑफर नहीं होता, ऑनेस्टली अगर कहूँ कि मैं कहूँ कि हाँ ये मैंने करना है। जो थोड़ा बहुत किया वो भी फॉर फन किया है। तो परिजात एक अच्छा प्ले था, उसके बाद बस कुछ खास मतलब शायद मेरा हुलिया भी ऐसा नहीं है कि मैं देवर कोई जेट्स कोई बन के और सोफे पे बैठ के, मुझे वो पसंद भी नहीं है कि मैं सोफे पे बैठ के सारे डायलॉग बोल दूं। और यहाँ पे ना ड्रामे इस तरह से लिखे जाते हैं कि जो हीरो है ना, उसका 4 मिनट का सीन होगा डायलॉग में, और सामने वाला जो है ना उसका डायलॉग ही नहीं होगा। मतलब अगर आपने हीरो को हीरो दिखाना है ना, तो तरीका ये है कि बस उसको सारे डायलॉग दे दो और दूसरा बस यूं करता रहे। तो कोई बैलेंस तो राइटिंग नहीं होती, कोई अच्छा लिखा भी नहीं होता। तो मैंने खुद लिखा था स्टैंड अप गर्ल, वो 2 साल पहले। हाँ जी, बिल्कुल, काशिफ साहब का। हाँ, काशिफ निसार साहब का, तो वो बना था, उसमें एक रोल मैंने खुद प्ले किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी फिर खुद ही लिख के खुद ही लिख के। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, जेन्युइनली बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।